गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का तीसरा इफेक्ट। आप लोगों को याद होगा कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से मेनली 4 तरह के इफेक्ट हमारे पार्टनरशिप पर पड़ते थे। जैसा कि हमने लिखा भी है, पहला इफेक्ट पड़ता था चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जो हमने आप लोगों को बता दिया है। दूसरा इफेक्ट होता था वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो भी हम लोग कर चुके हैं। और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो तीसरा इफेक्ट है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कोई भी नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो वो ओल्ड पार्टनरों से ये एक्सपेक्टेशन रखता है, वो उम्मीद रखता है कि ओल्ड पार्टनर हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाएंगे नहीं या कोई भी गलत इंफॉर्मेशन हमको नहीं देंगे। मीन्स अपने फाइनेंशियल स्टेटस, अपने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कोई भी गलत सूचना न्यू पार्टनर को ये उम्मीद रहती है कि ओल्ड पार्टनरों के तरफ से नहीं दी जाएगी। इसलिए नया पार्टनर एडमिशन जब लेता है, यानी नए पार्टनर का जब बिजनेस में आना होता है, प्रवेश होता है, तो उस टाइम न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनरों या एग्जिस्टिंग पार्टनरों से ये रिक्वेस्ट करता है कि आपने जो फर्म का बैलेंस शीट शो किया था जस्ट प्रीवियस ईयर एंडिंग में, उसमें जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज शो किए गए थे उसका एक बार प्रेजेंट वैल्यूएशन कर लिया जाए। ये थोड़ा ही हमारी इच्छा है कि इसका जो है अभी मार्केट वैल्यू देख लिया जाए। उसका यानी नए पार्टनर का ये रिक्वेस्ट मानने में ओल्ड पार्टनरों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न्यू पार्टनर जो आज रिक्वेस्ट कर रहा है वो भी कल से नए पार्टनर के हैसियत के बराबर हो जाएगा। नए पार्टनर का इक्विवेलेंट व्यक्ति है, वो भी पार्टनर है, इसलिए उसके रिक्वेस्ट को मानने में इन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। और उसके रिक्वेस्ट पर एक्सपर्ट को बुला करके सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन कराया जाता है, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। तो जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन होगा नए सिरे से, पहले तो वैल्यूएशन हुआ ही था, जो प्रीवियस डेट के एंड में बैलेंस शीट बना था, प्रीवियस ईयर के एंड में जो बैलेंस शीट बना था उसमें तो वैल्यूएशन हुआ ही था। एक बार इसके रिक्वेस्ट पर हो रहा है वैल्यूएशन, इसलिए उसको बोला जाता है रीवैल्यूएशन। और उस रीवैल्यूएशन में बहुत सारे एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीजिंग पाई जाती है, तो बहुत सारे एसेट्स के वैल्यू में डिक्रीजिंग भी पाई जाती है। बहुत सारे लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाते हैं पिछले दिन से आज के दिन में, अब बहुत सारे लायबिलिटी डिक्रीज भी हो जाते हैं। तो उन्हीं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या चेंज इन वैल्यू का इफेक्ट दिखाने के लिए जो एक लेजर बनाया जाता है उसको बोला जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट शॉर्ट में ही हम दिए हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से बनेगा। जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी इवेंट से पार्टनरशिप फर्म को लॉस होने जा रहा है उसको डेबिट में रखा जाएगा, और जो भी इवेंट या ट्रांजैक्शन से पार्टनरशिप फर्म को इनकम होने जा रहा है वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, जैसे एसेट्स का जब रिवैल्यूएशन हुआ, जैसे मान लो कि मशीनरी का ही हुआ, दोबारा वैल्यू लगाया गया, तो पिछला जो बैलेंस शीट था उसमें 1 लाख का मशीन था और आज जब वैल्यूएशन हुआ तो एक्सपर्ट के अनुसार 10% की कमी हो जाएगी, यानी 1 लाख का वैल्यू 10% डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 10,000 रुपया डिप्रिसिएशन कहलाएगा। और 10,000 रुपया एसेट्स का वैल्यू डाउन होना अपने आप पर भी अगर सोचा जाए, मेरा एसेट्स है और 10,000 उसका वैल्यू डाउन हो गया तो मेरे लिए क्या लॉस है ना। तो जो अपने ऊपर सोचने पर होगा वही फर्म के ऊपर भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, चूँकि लॉस है फर्म के लिए,
उसको डेबिट में लिखा जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स के लिए जनरली डेप्रिसिएशन, करंट एसेट्स के लिए डिवैल्यूएशन वर्ड यूज होता है। लेकिन करंट एसेट्स में ही एक एसेट्स है डेटर, उसके लिए जनरली ये डेप्रिसिएशन या डिक्रीज वर्ड यूज नहीं होता है। डेटर में अगर कमी आती है तो कई कारणों से हो सकती है, या तो बैड डेब्ट्स के कारण हो सकती है, या तो डाउटफुल डेब्ट्स के कारण हो सकती है, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के कारण हो सकती है। तो डेटर के कमी को 3 नामों में से किसी भी सिचुएशन के अनुसार 3 नामों में से किसी भी नाम से दिखा सकते हैं। इसलिए ये तीनों आइटम मेरे लिए लॉस है। बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया, पैसा डूब जाना लॉस है, डूबने की संभावना है वो भी लॉस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और पैसा कलेक्ट करने में, रियलाइज करने में कुछ पैसा हमको रिबेट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, वो भी लॉस है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट। ये हो गया हमारा एसेट्स का डिक्रीज वाला आइटम। और जस्ट अपोजिट आइटम इंक्रीज, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो जाना मेरे लिए इनकम है ना, तो उसको एप्रिसिएशन या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जैसे बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख था, आज के डेट में वैल्यू लगाया गया तो वो 1,20,000 का पाया गया। तो 20,000 क्या हुआ, वैल्यू बिल्डिंग का बढ़ना मेरे लिए, अपने ऊपर भी सोचा जाए तो मेरे लिए क्या है, इनकम है ना। तो ये एप्रिसिएशन या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स इनकम है, क्रेडिट में लिखा जाएगा। बैड डेब्ट्स रिकवर, जो मेरा पैसा डूब चुका था, डूबा हुआ हम मान चुके थे, वो पैसा अगर रियलाइज हो जाए, रिकवर हो जाए तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जिसका अभी टाइम नहीं आया है, हम पहले ही दे चुके हैं तो आगे नहीं देना पड़ेगा, इस व्यू से मेरे लिए इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, वो इनकम जो हम अर्न कर चुके हैं, अभी हाथ में भले मिला नहीं है लेकिन मिलेगा आज नहीं तो कल, तो वह अक्रूड इनकम भी मेरे लिए इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। उसी तरह फिर डेबिट में आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो हमको देना था लेकिन अभी हम पेड नहीं कर पाए, यानी फर्म के तरफ से देना था लेकिन फर्म के द्वारा पेड नहीं किया गया है, तो वो भी क्या है, वो एक्सपेंसेस देना पड़ेगा, एक तरह से बर्डन है, खर्च है, तो वो डेबिट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एडवांस इनकम, किसी का काम अभी हमको करना था, पैसा पहले ही ले लिए हैं, अभी काम नहीं किए हैं, यानी इनकम जो हमको एज एडवांस हो मिल चुकी है, वो भी जो है मेरे लिए क्या है, लॉस है, मतलब एक तरह से बर्डन है, डेबिट में लिखा जाएगा। अनरिकॉर्डेड या अनफॉरसीन या न्यू लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड या अनफॉरसीन मतलब वो लायबिलिटी जो हमारे प्रीवियस जो ईयर का एंडिंग में बैलेंस शीट था उसमें उस लायबिलिटी को मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन जब डीपली चेक किया गया तो ये पता चला कि लायबिलिटी ये चीज़ था जो कि होना चाहिए था। जैसे मान लीजिए कि हम बैंक लोन लिए हैं, तो लोन लिए हो गया मान लीजिए 3 महीने, तो बैंक लोन सिर्फ दिखाया गया था, लेकिन 3 महीने का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो यही है, इसी टाइप का बहुत सारा लायबिलिटी मिलता है जिसकी जानकारी पिछले डेट में नहीं थी लेकिन आज के डेट में उसकी जानकारी हमको हुई। तो ऐसे लायबिलिटी जो पहले से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं था, एक तरह से नया था, एक तरह से अतिरिक्त था, है ना, या दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इसको कई वेरियस नाम से जाना जाता है, अनरिकॉर्डेड या अनफॉरसीन या न्यू लायबिलिटी या एडिशनल लायबिलिटी, वो लॉस है डेबिट में। ओवर वैल्यूएशन इन एसेट्स, ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू लगा देना। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर का एक्चुअल वैल्यू है 20,000 रुपया और हम जो पिछला बैलेंस शीट बनाए थे उसमें हमारा एक्सपर्ट बता दिया था कि 22,000 रुपया इसका वैल्यू है, लेकिन सही वैल्यूएशन जब किया जाएगा तो 20,000 रुपया होगा उसका वैल्यू। तो अननेसेसरी 2,000 रुपया बढ़ा करके दिखा दिया गया, जानकारी की कमी के कारण उसका वैल्यू बढ़ा करके दिखा दिया गया और सही वैल्यू जब लगेगा तो वो कम हो जाएगा, इसलिए क्या है, लॉस है। तो ओवर वैल्यूएशन इन एसेट्स। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज करना कि क्या है, मेरे लिए लॉस है ना, पहले नहीं देना था अब देना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन है, लॉस है। क्रेडिट में आता है फिर अनरिकॉर्डेड या न्यू या एडिशनल एसेट्स, अर्थात वो एसेट्स जो हमारे पिछले डेट के बैलेंस शीट में नहीं था
और उसकी जानकारी आज जो है मिली। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट था जिसका कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट मिला नहीं था, बाद में आया, ठीक ना, तो प्रेजेंट जब बैलेंस शीट बनेगा तो ये इन्वेस्टमेंट को दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। एक तरह से मेरे लिए बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ, क्रेडिट में जाएगा। अंडर वैल्यूड इन एसेट्स, यानी एसेट्स का गलत तरीके से या जानकारी की कमी के कारण सही वैल्यू से कम वैल्यू दिखा देना। जैसे इक्विपमेंट का वैल्यू 22,000 रुपये के बदले 20,000 रुपया दिखा दिया गया था, तो जब सही वैल्यूएशन होगा तो 20,000 के जगह 22,000 उसका वैल्यू लगेगा, तो 2,000 एक्चुअल वैल्यू बढ़ा, तो वो अंडर वैल्यूड इन एसेट। कन्फ्यूजन वाला वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अंडर वैल्यूड लगता है कम वैल्यू, कम हो गया वैल्यू, नहीं, जो होना चाहिए उससे कम लगाया गया, यानी सही किया जाएगा तो उससे बढ़ जाएगा, इसलिए वो क्रेडिट में जाता है। ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा वैल्यू लगा दिया गया था, लगाया नहीं जा रहा है, लगा दिया गया था, और अगर सही किया जाएगा तो कम पर आ जाएगा, इसलिए ये वर्ड के अनुसार थोड़ा सा उल्टा साइड में दिख रहा है, लेकिन मीनिंग उसका वही है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी या एक्जम्पशन इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का घट जाना या माफ हो जाना। जैसे बैंक लोन था और सरकार का पॉलिसी आया कि बैंक लोन माफ़ कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, हो सकता है कि छोटे छोटे बैंक का लोन माफ़ कर दिया जाए, तब नया बैलेंस शीट बनेगा तो वो जो पिछले डेट में बैलेंस शीट में बैंक लोन था अब नहीं देना पड़ेगा, या 20% कम कर दिया गया, तो मेरे लिए बेनिफिट क्रेडिट में जाएगा। अब फाइनली इसको क्लोज किया जाता है। क्लोज करने पर अगर क्रेडिट साइड बड़ा है यानी इनकम साइड ज़्यादा है, किसी भी लेजर का, नॉमिनल अकाउंट के किसी भी लेजर का क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, क्रेडिट का टोटल मान लिया जाए कि 55,000 है, डेबिट में यहाँ तक का आइटम 20,000 है, तो 55,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 35,000 है। तो ये जो बैलेंसिंग करेंगे तो क्रेडिट बड़ा है, डेबिट में बैलेंसिंग आ रहा है, तो लिखना पड़ेगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। क्यों? क्योंकि नया तो आज आ ही रहा है, इसलिए जो भी प्रॉफिट या जो भी रिजल्ट इसमें निकलता है उसमें पार्टिसिपेट या शेयरिंग होता है सिर्फ ओल्ड पार्टनरों का। अगले साल से न्यू पार्टनर भी उसमें शेयरिंग करेगा, लेकिन अभी वाले में नहीं होगा। तो ओल्ड पार्टनरों के ओल्ड रेशियो में, यहाँ कोई और रेशियो नहीं होता है, ना न्यू की ज़रूरत है ना सेक्रीफाइस की ज़रूरत है, ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ए एंड बी अगर 3:2 का रेशियो है तो 3:2 में बांट दिया जाएगा। अगर उसका उल्टा सिचुएशन हुआ यानी डेबिट ज़्यादा है यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो लॉस हुआ, और लॉस को भी ओल्ड पार्टनरों के क्रेडिट में, ओल्ड पार्टनरों के कैपिटल में बांट दिया जाएगा। ये भी ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो मात्र दो ही नेचर के आइटम इसमें हैं, डेप्रिसिएशन या डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट में, इसका अपोजिट आइटम इंक्रीज या एप्रिसिएशन ऑन एसेट्स क्रेडिट में। इंक्रीज इन लाइबिलिटी या एडिशनल लाइबिलिटी क्या है, लॉस है डेबिट में, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी या एग्जेम्पशन इन लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक ना। तो ये समरी के रूप में यही 4 आइटम है, बस उसी का नाम बढ़ा करके दिया गया। थैंक यू।